वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन। अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एचआई के लिए। जो एचआई के लिए ही क्लास होती है स्पीच, उस पर है ना। तो स्पीच में अपन बात कर रहे हैं आज, वो है वाक समझदारी, यानी बोलने की जो समझदारी है उस पर अपन बातचीत करें, ठीक है। इसमें क्या है कि हेयरिंग इम्पेयर्ड या एचआई बच्चों में वाणी में नॉन सेगमेंटल और सुप्रा सेगमेंटल के दोष पाए जाते हैं, जिसके कारण इनकी बातें समझने में बहुत कठिनाई आती है। मतलब जैसे जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनको जब वो बोलते हैं तब उनकी जो भाषा है उसमें उसके अंदर नॉन सेगमेंटल और सुप्रा सेगमेंटल नामक दो दोष पाए जाते हैं, जिसके कारण इनकी बातें समझने में कठिनाई होती है। और उन दोषों के कारण जो उनकी बातें हैं बच्चों की वो समझने में हमें कठिनाई होती है, ठीक है। ऐसा माना गया है कि माइल्ड एंड मॉडरेट हेयरिंग लॉस वाले बच्चों की वाणी अधिक समझ में आती है, किंतु सेवर और प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस वाले बच्चों की स्पीच केवल 25% तक ही समझ में आती है। यानी जो माइल्ड एंड मॉडरेट हेयरिंग लॉस होते हैं उनकी वाणी है वो अत्यधिक समझ में आती है, परंतु सीवियर और प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस वाले बच्चे उनकी वाणी है वो केवल 25% ही समझ में आती है, ठीक है। तो ये होते हैं वाक समझदारी, ठीक है। अब इसके अंदर अपना टॉपिक है वो है भाषण को प्रभावित करने वाले कारक। भाषण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो भाषण को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला है वो है सुनवाई की डिग्री बदल। सुनाई की डिग्री है ना। इसमें क्या होता है कि हेयरिंग लॉस की गंभीरता जितनी अधिक होती है, यानी जो बच्चे की हेयरिंग लॉस है वो जितनी अधिक होगी, स्पीच इंटेलिजिबिलिटी उतनी ही कम होगी। और जिन बच्चों की हेयरिंग लॉस है वो जितनी अधिक होगी, उनकी बोलने की क्षमता है, वाणी की क्षमता है वो बहुत अधिक कम होगी, ठीक है। हेयरिंग लॉस की गंभीरता कम होने पर स्पीच इंटेलिजिबिलिटी भी अच्छी होगी, और वाणी की अगर वो जो वाणी नहीं बधिरता है या फिर हेयरिंग लॉस है वो अगर कम होगा तो वाणी की जो प्रकृति है, जो वाणी का जो पन है वो अच्छा होगा, सही होगा ना। स्पीच की इंटेलिजिबिलिटी अच्छी होगी। जैसे माइल्ड मॉडरेट हेयरिंग लॉस में स्पीच इंटेलिजिबिलिटी अच्छी होगी और सेवर फाउंड्रोप में स्पीच इंटेलिजिबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों में वाणी दोष है, जिन बच्चों में स्वर्ण दोष है या हेयरिंग इम्पेयर्ड है, जो अधिक होगा उनकी वाणी भी बहुत ज़्यादा खराब होगी, और जिन बच्चों की स्वर्ण दोष या हेयरिंग लॉस है वो कम होगा तो उनकी वाणी है वो उतनी ही अच्छी होगी। तो ये होती है सुनवाई की आने की डिग्री, ठीक है। नंबर 2 है वो है भाषाई क्षमता। भाषाई क्षमता, भाषाई क्षमता में क्या होता है कि एचआई बच्चों को भाषा का अधिक ज्ञान होने पर उनकी स्पीच इंटेलिजिबिलिटी की मात्रा भी अधिक होती है, तथा इसके विपरीत ज्ञान कम होने पर स्पीच इंटेलिजिबिलिटी कम होती है। यानी भाषा, अगर बच्चा है, कोई बच्चा हेयरिंग इम्पेयर्ड है, उसको जितना अधिक वाणी का ज्ञान होगा उतनी अधिक उसकी भाषा बोलने की क्षमता होगी, और जितना कम उसे वाणी का ज्ञान होगा उतनी कम उसकी वाणी को बोलने की है वो क्षमता होगी, ठीक है। तो ये होगी भाषा की क्षमता, ठीक है। अगला है वो है श्रवण प्रशिक्षण। श्रवण प्रशिक्षण यदि एचआई बच्चों का वाणी प्रशिक्षण चल रहा है, मतलब जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनका अगर वाणी प्रशिक्षण चल रहा है तो उनकी स्पीच इंटेलिजिबिलिटी अधिक होगी,
तथा वाणी प्रशिक्षण न देने पर उनकी स्पीच इंटेलिजिबिलिटी कम होगी। यानी जो बच्चे हैं उनका स्पीच ट्रेनिंग चल रही है, स्पीच थेरेपी चल रही है, ठीक है, तो उन बच्चों की वाणी को बोलने का प्रशिक्षण चल रहा है, तो उनकी भाषा या वाणी क्षमता है वो अत्यधिक होगी। और जिन बच्चों को प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है उनकी वाणी क्षमता है वो कम होगी। तो ये क्या है, श्रवण प्रशिक्षण, ठीक है। अगला है वो है श्रवण यंत्र का उपयोग। श्रवण यंत्र का उपयोग, जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनका हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं वो हेयरिंग एड का उपयोग करते हैं। जो बच्चे हेयरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, श्रवण बाधित होते हैं, वो हेयरिंग एड का काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो भाषा को सुनने के लिए उनकी जरिया होता है, ठीक है। उनकी स्पीच क्षमता या वाणी क्षमता है उन बच्चों की अपेक्षा अच्छी होती है जो हेयरिंग एड का उपयोग नहीं करते। मतलब जो बच्चे हेयरिंग एड का उपयोग करते हैं, ऐसा ही बच्चे हैं, वो अधिकतर बच्चे हेयरिंग एड का उपयोग करते हैं। तो जो बच्चे हेयरिंग एड का उपयोग करते हैं उनकी वाणी क्षमता है वो बहुत अच्छी होती है, और जो बच्चे हेयरिंग एड का उपयोग नहीं करते हैं उनकी वाणी क्षमता है वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये हो गया श्रवण यंत्र का उपयोग, ठीक है। तो ये कुछ 4 टॉपिक है भाषा को प्रभावित करने वाले कारकों के, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है 4.5। वॉइस आर्टिकुलेशन सुप्रा सेगमेंट संदर्भ में भाषण का मूल्यांकन, भाषण का मूल्यांकन, ये अपना है वो 4.5 टॉपिक है। वॉइस आर्टिकुलेशन और सुप्रा सेगमेंट संदर्भ में भाषण का मूल्यांकन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे की वाक एवं वाणी का मूल्यांकन है वो अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। मतलब हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनकी वाक और वाणी का जो मूल्यांकन है वो किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? जैसे मामले का इतिहास, इस मामले का इतिहास है। सर्वप्रथम ऐसा ही बच्चे की केस हिस्ट्री माता पिता से ली जाती है। मूल्यांकन कैसे किया जाता है कि कोई बच्चा मतलब जैसे हेयरिंग इम्पेयर्ड है, ठीक है। अब हेयरिंग इम्पेयर्ड है बच्चा कोई, ठीक है। अब इसके इतिहास कैसे जानते हैं अपन, हेयरिंग इम्पेयरमेंट कैसे हुआ, इतिहास हिस्ट्री। तो उससे सबसे पहले उस केस की हिस्ट्री किससे ली जाती है? माता पिता से। किसे ली जाती है? माता पिता से, कि बच्चे को किस प्रकार से है वो जन्म हुआ, किस प्रकार विकास हुआ, ये सब हिस्ट्री है वो किसे ली जा सकती है? माता पिता से, ठीक है। उसका नाम, पता और आयु पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है माता पिता से? माता पिता से क्या पूछा जाता है? नाम, पता और आयु, ठीक है। अब उसकी गर्भावस्था की जानकारी ली जा सकती है।
गर्भावस्था की जानकारी लीजिए भी, गर्भावस्था में इसे कोई समस्या तो नहीं हुई है, किसी समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ा है, तो ऐसे प्रकार की है वो गर्भावस्था की जानकारी ली जाती है किससे? माता पिता से। अब आगे आता है बालक के बोलने का चरण। क्या आता है? बालक के बोलने का चरण। बालक के बोलने का चरण, इसमें पहला है शिक्षक को ध्वनि को अकेले में बच्चे को बुलवाना। बच्चे को बुलवाना। नंबर 2 है वो है बच्चे से शिक्षक द्वारा ध्वनियों को अकेले में उच्चारण करवाना। बच्चे को शिक्षक द्वारा अकेले में उच्चारण करवाना। अगला है वो है जब बच्चा ध्वनि अकेले में बोलने लगता है अगला है वो है जब बच्चा अकेले में ध्वनि बोलने लग जाता है तब उसे सबके सामने बोलने का है वो बुलवाना। ठीक है, तो पहला है वो है बालक को बोलने के चरण। इसमें पहला है वो है शिक्षक को ध्वनि को अकेले में बच्चे को बुलवाना। मतलब शिक्षक को बच्चे को ध्वनि सिखाने के लिए अकेले में बुलवाया जाता है। ठीक है, बाद में दूसरा टॉपिक है वो है बच्चे को शिक्षक द्वारा ध्वनियों को अकेले में उच्चारण करवाना। शिक्षक है वो बच्चे को अकेले में बुलवाकर उसे ध्वनियों का उच्चारण करना सिखाता है। अकेले में मतलब अकेला बुलाकर एकांत में सिखाता है। और जब बच्चा अकेला सीख जाता है तब उसे सबके सामने लाया जाता है। ठीक है, तो ये बोलने के चरण होते हैं। ठीक है, इन तीनों का स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला है वो है ध्वनियों का शब्दों के उच्चारण। एक मिनट।
अगला है वो है ध्वनियों का शब्दों के उच्चारण। ध्वनियों का शब्दों के उच्चारण, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसके बाद शिक्षक किसी भी ध्वनि को शब्दों में अलग अलग स्ट्रिंग बुलवाने का अभ्यास करता है। इसमें क्या होता है कि शिक्षक है वो बच्चे को किसी भी ध्वनि को अलग अलग शब्दों में बुलवाने की कोशिश करता है, ठीक है। और इसमें होता है अभ्यास, अभ्यास के चरण। अभ्यास के चरण, पहला है इसमें शब्दों को बार बार दोहराया जाता है। याद किए गए शब्दों का स्थायी ज्ञान करवाना। तो ये है वो अभ्यास के चरण होते हैं। कौन कौन से? इसमें शब्दों को बार बार दोहराया जाता है, मतलब शब्द हैं इनको बार बार दोहराया जाता है। मतलब जैसे कोई शब्द है वो सिखा दिया बच्चे को, कोई भी शब्द, उस शब्द को बार बार दोहराया जाता है ताकि बच्चे को अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। अगला है वो है याद किए गए शब्दों को स्थायी ज्ञान करवाना, यानी बच्चे ने याद कर लिए शब्दों को, उनको स्थायी मतलब कभी न भूलने वाला ज्ञान बनाना, मतलब वो हमेशा उन शब्दों का याद रखे। तो ये होते हैं अभ्यास के चरण, है ना। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है अपना वो है उद्धत भाषण पद्धति। उद्धत भाषण पद्धति, ठीक है। इसमें क्या होता है, यह एक संप्रेषण का तरीका होता है। संप्रेषण मतलब विचारों का आदान प्रदान करने का यह एक तरीका होता है जो कॉर्नेट 1996 में बनाया गया। इसके अंदर बच्चा ध्वनियों का उपयोग तभी करता है जब उसे क्लू दिया जाता है। मतलब इसमें है वो बच्चा ध्वनियों का उपयोग तभी करता है जब उसे कोई क्लू दिया जाता है कि भाई इसके ऊपर है, तुम है वो बातचीत करो, इसके बारे में बताओ, तो बच्चा है वो ध्वनियों का उपयोग करता है ना। इसके अंतर्गत चेहरे के सामने हाथों द्वारा 8 आकृतियां बनाई जाती है और हाथों को 4 अलग अलग स्थानों पर रख दिया जाता है। इन आकृतियों को हाथ को गले, होंठ व गाल के करीब रखा जाता है। जो व्यक्ति इन हाथों द्वारा बनाए गए संदेशों को ग्रहण करता है वह बच्चा उन्हें अपने ओष्ठपटन कराया जाता है। मतलब बच्चा है उसके सामने है, उसकी आंखों के सामने है, वो हाथ के द्वारा है वो 7-8 प्रकार की है वो आकृतियां बनाई जाती है। आकृतियां बनाई जाने के बाद है उन आकृतियों को बच्चे को दिखाया जाता है और बच्चा उन आकृतियों को देखकर उन्हें जानता है। फिर उन जानने के बाद, उन्हें पहचानने के बाद उन चीज़ों का ओष्ठ यानी होठों द्वारा है वो बोलकर सुनाता है, ठीक है। तो ये होता है उद्धत भाषण प्रणाली, ठीक है। अब अगला है वो है भाषण पढ़ना। इसके अंदर
इसके अंदर पहला टॉपिक है वो है भाषण को पढ़ना। क्या होता है? भाषण को पढ़ना। इस विधि में बच्चा होठ, दांत, जीभ तथा जबड़े की स्थिति को देखकर वाणी का अर्थ का अनुमान लगाया जाता है तथा ये दो प्रकार का होता है। मतलब इस विधि में क्या होता है कि बच्चा है वो होठ, दांत, जीभ तथा जबड़े की स्थिति को देखकर वाणी का अर्थ का अनुमान लगाया जाता है। मतलब बच्चा है, व्यक्ति है, वो बिना किसी आवाज के बोलता है और आवाज के बोलने के बाद बच्चा उसकी तो जीभ है, वो जबड़ा है, होठ है, उन सभी की स्थिति देखकर शब्दों को बोलता है या दोहराता है। ठीक है, और ये दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार की। पहला है वो है विश्लेषणात्मक विधि। और दूसरी है वो है सिंथेटिक विधि। पहली है विश्लेषणात्मक विधि और दूसरी है सिंथेटिक विधि। ठीक है, इस विधि में बच्चा अलग अलग ध्वनियों को विश्लेषणात्मक विधि, अब अपन बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं विश्लेषणात्मक विधि पर। इस विधि में बच्चा अलग अलग ध्वनियों, शब्दों तथा ध्वनि शब्दों द्वारा वाक्यों को वाणी पठन करता है तथा इस तकनीक से वाणी सीखने में बहुत समय लगता है तथा ये इतना लोकप्रिय नहीं है। मतलब बच्चा है वो शब्दों को देखता है, एक वाक्य को देखता है, उन्हें देख कर उन्हें बार बार दोहराता है और भाषा को सीखने का कार्य करता है, परंतु इसको भाषा को सीखने के लिए अत्यधिक समय लगता है, इसलिए ये लोकप्रिय नहीं, यानी बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। ठीक है, अगली है वो है सिंथेटिक विधि। इस तकनीक के अंतर्गत वाक पठन द्वारा अर्थपूर्ण वाणी सिखाई जाती है। वाक पठन मतलब बोलकर पढ़ा जाता है, बोलकर पढ़ा जाता है और बोलकर पढ़ाकर उसे अर्थपूर्ण वाणी, यानी जिस वाणी का कोई अर्थ निकले, अर्थपूर्ण वाणी सिखाई जाती है। इसके अंतर्गत यह जरूरी नहीं कि बच्चा एक साथ बोले और समझने की कोशिश करे, परंतु इसमें बच्चा अपने पूर्व भाषा ज्ञान में वाणी अर्थ का अनुमान लगाता है। इसमें यह जरूरी नहीं कि बच्चा एक साथ सीखे और समझे, परंतु बच्चे का जो पूर्व भाषा ज्ञान है उसको साथ में मिलाकर बच्चा है वो सीखने की कोशिश करता है। किसमें? सिंथेटिक विधि में। ठीक है, तो ये भाषण पढ़ना की दो विधियां है ना, इन दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अगला है वो है उच्चारण मूल्यांकन। अगला है वो है उच्चारण मूल्यांकन। उच्चारण की जांच करने के लिए उच्चारण को जांच करने के लिए ध्वनियों को शब्दों में 3 स्थितियों की जांच करते हैं। मतलब शब्दों को और उच्चारण की जांच करने के लिए शब्दों और ध्वनियों की 3 प्रकार से जांच करते हैं। उच्चारण करते समय शब्द से ध्वनि शुरू, मध्य और अंत में रखकर जांच करते हैं तथा यह जांच पिक्चर आर्टिकुलेशन टेस्ट कहलाता है। मतलब उच्चारण करते समय बच्चा जो शब्द बोलता है उनके जो पहले शुरुआती शब्द कैसे बोले, मध्य के शब्द कैसे बोले और अंत के शब्द कैसे बोले, इन सभी का है वो अध्ययन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। और इस जांच को हम अपन क्या कहते हैं? पिक्चर आर्टिकुलेशन टेस्ट। क्या कहते हैं? पिक्चर आर्टिकुलेशन टेस्ट। अब अगला है इसमें वाणी की जांच। क्या है? वाणी की जांच। वाणी की जांच में पहला टॉपिक है वाणी की जांच करते समय
दूसरा है आयु व लिंग के अनुसार तो ये है वो वाणी की जांच करने के 3 पॉइंट है, ठीक है। पहला है वाणी की जांच करते समय मैक्सिमम फोटोनेशन का टाइम जांच किया जाता है ना, मतलब मैक्सिमम मतलब वाणी की जांच करते समय मैक्सिमम फाउंटेन का है वो टाइम जांच किया जाता है, ठीक है। अगला है वो है आयु व लिंग के अनुसार पिच की जांच की जाती है। आयु मतलब बच्चे की आयु है उसके अनुसार उसका पिच है कि नहीं है। बच्चे का लिंग मतलब लड़का है या लड़की, उस लिंग के अनुसार बच्चे की वाणी है वो सही है या नहीं है। अगला है वो है वातावरण के अनुसार लाउडनेस की जांच की जाती है। वातावरण कैसा है, उस वातावरण के अनुसार बच्चे की वाणी की लाउडनेस है, वाणी की जोर है, उसको चेक किया जाता है। कैसे कि या तो वाणी धीरे है या फिर सामान्य है या फिर बहुत अत्यधिक जोर से है। तो ये वाणी की जांच करने के 3 पॉइंट है, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है वो है सुप्राखंड के लक्षण। सुप्राखंड लक्षण बच्चे की वाणी के उतार चढ़ाव, जोर, विराम और लय, ताल का प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है यह देखा जाता है स्पीच टेस्ट के लिए। और बालक की वाणी का यह नमूना 3 परिस्थितियों में लिया जाता है। मतलब बच्चा है उसकी वाणी है, बच्चे की वाणी का है वो उतार चढ़ाव, यानी बच्चा बोलते समय वाणी को किस प्रकार से उतार चढ़ाव करता है, ठीक है। बच्चा वाणी में कितना जोर लगाता है, कितना विराम देता है वाणी को, किस विराम लगा के बोलता है कि नहीं है, और वाणी की लय और ताल कैसी है। इन सभी चीजों का प्रयोग वह बच्चा किस प्रकार से कर रहा है यह देखा जाता है किसमें, सुप्राखंड में। स्पीच टेस्ट के लिए वाणी के निम्नलिखित में से 3 नमूने लिए जाते हैं। मतलब वाणी की जांच करने के लिए जो 3 जो कार्य होते हैं वो कौन कौन से कार्य होते हैं, ठीक है। पहला है वो है बातचीत, दूसरा है वो है कविता या कहानी, कविता या कहानी, और तीसरा है वो है पठन, ये है याद की हुई। क्या भाई, याद की हुई। तो इन बच्चे की वाणी, बच्चे की वाणी उसको जांच करने के लिए, बच्चे का स्पीच टेस्ट करने के लिए बच्चे की वाणी का मतलब जैसे बच्चे की वाणी का जोर, विराम, लय, ताल, है ना, पिच, इन सभी को देखा जाता है।
और इनको देखने के लिए जो 3 चीजें काम में ली जाती है, वो पहली है बातचीत, दूसरी है कहानी, कविता या कहानी जो याद की हुई होती है, और अगला है वो है पठन, यानी पहले बच्चे को बातचीत करवाई जाती है। और बातचीत में इन चीजों का ध्यान रखा जाता है कि बच्चे की बातचीत में बच्चे की लाउडनेस कितनी है, बच्चे की ताल कितनी है, बच्चे की लय कितनी है, रिदम कितनी है, इन सभी को देखा जाता है। फिर बच्चे को दोबारा कोई कहानी या कविता याद की करवाई जाती है, तो फिर उसे दोबारा बुलवाई जाती है, और उसे बुलवाई जाती है तब ये देखा जाता है कि बच्चा जो चीजें याद है उनको किस तरीके से बोलता है। ठीक है, फिर आगे आता है पठन, यानी कोई किताब है वो बच्चे को दी जाती है, तो उसे कहा जाता है कि तुम इसे पढ़ो, और वह जब पढ़ता है तब पता चलता है कि बच्चा किस प्रकार से है, वो उसका स्पीच सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख है वो चीजें होती है ना। तो इन स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अगला है वो है भाषा की जांच। भाषा की जांच, इसमें क्या होता है कि बालक की शब्दावली, वाक्यांश, वाक्यों के निर्माण की जांच निम्नलिखित टेस्ट से की जाती है। मतलब बच्चा है, उसकी शब्दावली, उसके वाक्यांश या वाक्य, इन सभी का है वो 2-3 टेस्ट होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है ना। तो पहला टेस्ट है वो है LPT, पहला टेस्ट है वो है LPT, और दूसरा है वो है LAT। भाषा प्रोफाइल प्रशिक्षण। और ये है वो है भाषा मूल्यांकन प्रशिक्षण। भाषा मूल्यांकन प्रशिक्षण, तो इनमें है वो भाषा की जांच की जाती है। बच्चे को वाक्य या वाक्यांश या शब्द है वो बुलवाए जाते हैं, तो बुलवाए जाने के बाद ये 2 टेस्ट दिए जाते हैं, LPT और LAT, भाषा प्रोफाइल प्रशिक्षण, और अगला है वो है भाषा मूल्यांकन प्रशिक्षण। पहला है लैंग्वेज प्रोफाइल टेस्ट, दूसरा है लैंग्वेज असेसमेंट टेस्ट। तो ये 2 है वो कारण होते हैं। ठीक है, ये हो गए इनके इंग्लिश नेम। ठीक है, और ये होते हैं LPT और LAT, भाषा प्रोफाइल प्रशिक्षण, लैंग्वेज प्रोफाइल प्रशिक्षण टेस्ट, और अगला है वो है भाषा मूल्यांकन टेस्ट या लैंग्वेज असेसमेंट टेस्ट। ठीक है, तो ये हो गए भाषा की जांच। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है यूनिट 4.5 और वाणी का मूल्यांकन। वाणी का मूल्यांकन, ठीक है, वाणी का मूल्यांकन, इसके बारे में वो अपन बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।